हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी को स्टार्ट किया है तो उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे और क्या एज लिमिट रहती है और किस तरीके से जो एज है यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है और उसी एज के बेसिस के ऊपर आपके अटेम्प्ट्स जो है वो भी वेरी कर सकते हैं, राइट। सो इन्हीं सब टॉपिक्स को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी यहाँ पे डिस्कशन रहेगी वो रहेगी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन ऑफ 2024 जो रिसेंटली हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, उसी के अंदर जो लिखा गया यूपीएससी के द्वारा वहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जो भी आपके अटेम्प्ट्स के रिलेटेड, एज के रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी के अंदर एज लिमिट क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि मिनिमम जो एज हमें यहाँ पे चाहिए दैट इज 21 ईयर्स। कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एज है वो हो सकती है 32 साल। तो मतलब 21 से 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हो, राइट। अब ये 32 साल प्रेजेंट जो एग्जाम हो रहा है उसमें किस डेट को, तो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है कि एज ऑफ 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 को आप अगर 32 साल के हो तो आप एलिजिबल हो। अगर 1 अगस्त 2024 को आप 33 साल के बन रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा दो डेट्स बताई गई हैं कि किस डेट से लेके किस डेट के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। नंबर 1 आपने याद रखना है कि 2 अगस्त 1992 से लेके 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर 2 अगस्त 2092 से पहले का जन्म है या फिर 1 अगस्त 2003 के बाद का जन्म है तो आप प्रेजेंटली एलिजिबल नहीं हो फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी रहती है क्योंकि जो 32 साल यहाँ पे एज बताई गई है दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर हम बात करें कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाएगा, मतलब 5 साल आपके एक्स्ट्रा वहां पे काउंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपने सुना होगा कि एक हमारे पास क्रीमी लेयर रहता है जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है बट स्टिल वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन पीरियड मिलेगा और अगर कोई पर्सन डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो उसको भी 3 साल का मिलेगा। अगर किसी पर्सन को कोई डिसएबिलिटी हुई है इन द फॉरेन कंट्री की कोई भी कैलेमिटी तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से पेज नंबर 10 एंड 11 के ऊपर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। मैंने सिर्फ वो रिलैक्सेशन के पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि आपकी कैटेगरी इसमें कवर नहीं हुई है तो आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 एंड 11 पे जाके नीचे उसको भी चेक करना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है अटेम्प्ट्स, जिसके ऊपर बार बार डिस्कशंस रहती है कि सर कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं और कितने अटेम्प्ट्स मेरे बाकी हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाएं। तो यहाँ पे देखो, एज मैंने आपको बता दी कि 21 से 32 के बीच में एक जनरल कैटेगरी का पर्सन जो है वो एग्जाम दे सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन पीरियड रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स रखे गए हैं वो है 6 अटेम्प्ट्स। तो मतलब एक जनरल कैटेगरी का पर्सन जो है वो 21 से 32 के बीच में 6 अटेम्प्ट दे सकता है, राइट। और अगर हम बात करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपके पास रहेंगे। अगर कोई पर्सन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड एलिजिबल है फॉर रिजर्वेशन तो उनके पास 9 अटेम्प्ट्स रहेंगे, राइट। और अगर कोई पर्सन डिसेबल है, आप बोल सकते हो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट रहेंगे, चाहे वो पर्सन जर्नल कैटेगरी से हो। अगर कोई पर्सन जर्नल कैटेगरी से है और वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के सेक्शन में आता है तो वहां पे उनको क्या है 9 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है। उसकी भी एक पूरी लिस्ट जो है नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है कि कौन कौन से इसमें कवर होंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर।
और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जर्नल के विद इन आता है, उनको भी क्या है 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अगर वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। और SC ST के लिए तो हमें पता ही है कि यहाँ पे कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 6 अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट्स कैलकुलेट कैसे होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझेंगे कि अटेम्प्ट कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे होंगे क्योंकि लाखों की गिनती में यहाँ पे बच्चे क्या है एग्जाम को फिल करते हैं, और उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली डाउट होता है कि अगर मैंने एग्जाम को फिल कर दिया तो क्या मेरा अटेम्प्ट कैलकुलेट होगा, वहां पे काउंट होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम का फॉर्म फिल करने से आपका अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होता है। जैसे मान लो कि मैंने इस बार का 2024 का मैंने एग्जाम फिल किया बट मैं पेपर देने गया ही नहीं, तो क्या वो मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तभी ऐसा होता है कि मोस्टली बच्चे एग्जाम को फिल कर देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हूं और अगर मैंने पेपर दिया तो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा और मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने प्रीलिम का एग्जाम दिया तो आपका एक अटेम्प्ट माना जाएगा, दूसरी बार प्रीलिम दिया दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा, मतलब मेंस पे अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, प्रीलिम के ऊपर अटेम्प्ट काउंट होता है। दूसरी चीज, आप प्रीलिम का एग्जाम देने गए, पहले हमारे पास GS1 का पेपर होता है और सेकंड हमारे पास CSET का पेपर होता है। मान लो आपने सिर्फ GS1 का पेपर दिया और पेपर थोड़ा ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे सेकंड पेपर देने ही नहीं है क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि GS1 में मैं क्लियर कर पाऊंगा। आपने एक पेपर दिया दूसरा दिया ही नहीं, फिर भी आपका अटेम्प्ट वो जो है वो काउंट हो जाएगा। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए हो, एक पेपर दिया है, फिर भी अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा। और अगर मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और किसी कारणवश आपका वो जो एग्जाम था वो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया गया, एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया गया किसी भी कारणवश, जो भी वहां पे आपके इंचार्ज होंगे ड्यूटी के ऊपर, वो अगर आपका एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, मतलब आपने एग्जाम दिया नहीं, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, बट आप एग्जाम देने गए थे, फिर भी आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट किया जाएगा। सो इस तरीके से यूपीएससी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम।